में भी होना चाहिए। कोई शख्स यहाँ से खड़ा हो और खड़ा होकर कहे कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज जो पार्लियामेंट में गूंजती है, जो हैदराबाद में गूंजती है, मैं उसको बूटाहेड़ी कासमपुर में भी कहूंगा, उस आवाज को यहां भी बुलंद करूंगा। यह गालिबन हमने इन्हीं दिनों में सोचा था और आज 1 साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उससे पहले आप लोगों का जो काफिला था, आप लोगों का जो जोश था, वो देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि यकीनन एक शेर था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। उस शेर पर मुझे आज इस रोड शो में मुकम्मल यकीन हो रहा था कि वाकई वो शेर सच है कि आदमी जब अकेला चलता है लेकिन जब सही रास्ते पर चलता है तो उसकी मदद आती है, और उसकी मदद का नमूना आज मैं देख रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह 1 साल पहले इस बीज को, इस मजलिस के बीज को यहाँ बोया था, आज इसकी ये फसल लहलहाने लगी। आज ये सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होने लगे और मजलिस का नाम लेने लगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है आपके गांव के लिए भी और मजलिस के लोगों के लिए भी कि आज एक बहुत अजीम शख्सियत जिनका नाम हम बड़े अदब से लेते हैं, जिनसे हम ये चाहते हैं कि इनके पास बैठे, इनसे तजर्बा हासिल करें, इनकी पुरानी कारकर्दगी, क्योंकि हम लोग जितनी हमारी उम्र है उतनी उम्र उनकी सियासत में गुजर गई, उनके पास तजर्बा बहुत है, उनसे कुछ सीखें। आज उनका साथ आपके सामने आपके गांव में मजलिस को मिला। मैं डॉक्टर भगवान दास साहब राठौर जी जो पूर्व एमपी रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं, उन्होंने आज मजलिस का दामन थामा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये एक इतिहास बनेगा। मैं अपने कासमपुर के लोगों से बताना चाहता हूं कि ये इतिहास बनेगा कि आज उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े बड़े चेहरे आपकी पार्टी के अंदर आएंगे। आप इंशाल्लाह यकीन रखिए, जिस तरह से आप लोग आज मेरे साथ खड़े हो, आप इसी तरह खड़े रहिए। देखना एक दिन जो लोग सिर्फ आपसे वोट मांगने आते थे, वो आपके पास सिफारिश करने आएंगे कि अपनी पार्टी में जगह दिला दो। मेरा यह यकीन है इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने छोटे भाई का, डॉक्टर प्रशांत साहब यहाँ मौजूद हैं, आप एमपी साहब के बेटे हैं, और दूसरे भाई हमारे रंजन राठौर जी यहाँ बैठे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने इस मर्द मुजाहिद का, अपने छोटे भाई का, मुशर्रफ का, कि जिन्होंने यहाँ पर हौसला दिखाया, अज़्म दिखाया और एक कार्यालय का उद्घाटन आज मुझसे कराया, एमपी साहब से कराया और हमारी सारी टीम से कराया, और मजलिस के तमाम कारकुनान यहाँ मौजूद हुए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है मुशर्रफ आप। हमारे जिलाध्यक्ष हैं मज़ाहिर हसन साहब, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी बारीकी के साथ, जितनी मेहनत और लगन के साथ वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो बीज 1 साल पहले बोया गया था, उस बीज को किस तरह से पानी दे रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं और उस मजलिस के पेड़ को परवान चढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं अपने जिलाध्यक्ष मज़ाहिर हसन साहब को। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन गालिबन हुए होंगे आपके यहाँ, 3 दिन पहले की बात है, जवालापुर के अंदर हमने यहाँ हरिद्वार जिला, चूंकि बहुत बड़ा जिला है, हमने 2 जिलाध्यक्ष बनाए हैं। एक जिलाध्यक्ष जो 6 विधानसभाओं को देख रहे हैं वो मज़ाहिर हसन साहब हैं, और दूसरे जिलाध्यक्ष शाहनवाज सिद्दीकी साहब हैं जो 5 विधानसभाओं को देख रहे हैं। खड़े हो जाइए शाहनवाज भाई, आपका चेहरा सब लोग देखेंगे। ये आपकी विधानसभा इन्हीं के अंडर में आती है। शाहनवाज सिद्दीकी आपके जिलाध्यक्ष हैं, मज़ाहिर उन 6 विधानसभाओं के जिलाध्यक्ष हैं जो इनके अंडर में आती हैं। और ये मेरे दोनों भाई, एक मेरा दाएं हाथ बनकर और एक मेरा बायां बाजू बनकर मेरे कंधों को मजबूत कर रहे हैं और मजलिस को परवान चढ़ा रहे हैं। मैं दोनों भाइयों को अपने मुबारकबाद देता हूं और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जितनी मेहनत के साथ ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ मेरे 2, वैसे तो ये सारे मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आज
ये मजलिस के जिम्मेदार अहम पदों पर हैं। यहाँ फिरोज भाई बैठे हैं, ये हमारे फिरोज भाई पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी हैं और नए साल की खुशी में इंशाअल्लाह इनके पद का भी ऐलान होगा और इनकी जिम्मेदारियों का भी ऐलान होगा इसी नए साल पर। और मैं चाहता हूं, चूंकि नए साल पर 1 तारीख में पार्टी का कयाम हुआ था, मैं चाहता हूं कि उस दिन फिरोज भाई का भी यहाँ कयाम हो और मजलिस की जिम्मेदारी इन्हें मिले, वो इंशाअल्लाह इन्हें भी जल्दी मिलेगी। हमारे दूसरे भाई प्रदेश में सचिव बैठे हैं राशिद राणा जी। राशिद राणा जी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, मेरे दोस्त हर कदम पर मेरे साथ खड़े नजर आते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और मेरे आज एक और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कई विधानसभाएं ऐसी हैं जिनके जिम्मेदार लोग बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष भगवानपुर शाहनवाज यहाँ बैठे हैं, भगवानपुर के नगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, जिले के सचिव यहाँ बैठे हैं तैयब दानिश, हमारे शाहिद भाई जिले के सचिव हैं। अब इन्होंने अपने घर पर रोककर बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े जोश और वलवले के साथ इन्होंने यहाँ पर हमारा खैर मकदम किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे आस मोहम्मद साहब मास्टर जी हैं जो भी मुझसे पहले खिताब कर रहे थे। मेरे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ पर, परवेज नंबरदार साहब बिजौली से मेरे साथ हैं और बिजौली से नहीं है, मेरे घर से और मेरे खून से मेरे साथ हैं। जहाँ मैं अपना पसीना गिराता हूँ वहाँ ये शख्स, चाहे परवेज हो, आजम हो, राहत हो, ये शख्स अपना खून गिराने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और बड़ी मोहब्बत के साथ इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये लोग मजलिस के कारवां में मेरे साथ मिलकर चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, तमाम लोग, हमारे चचा बैठे हैं, अय्याज चचा यहाँ बैठे हैं, अभी चंद दिन पहले मेरे पास आए थे। आप पार्टी में थे, आप पार्टी छोड़कर मजलिस ज्वाइन की, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चचा आपका भी। अय्याज चचा यहाँ बैठे हैं, रईस बैठे हैं यहाँ पर, जिले के जिम्मेदार। चाहता हूँ मैं अपनी बात जो मेरे दिल में है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और दुआ करना चाहता हूँ कि ऐ खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। और हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। मेरे दोस्तों, अब इल्तिजा उस खुदा से यही है कि बहुत बिखर लिए 70 साल तक, बहुत बढ़ लिए 70 साल तक, मुल्क की आजादी को 73 साल हुए और हम 73 साल में हमने इकट्ठे होकर कभी अपनी बात नहीं की। हम लोगों ने अगर बात की तो किसी पार्टी की, किसी नेता की, कभी अपनी कौम की बात नहीं की, कभी अपनी कौम का नाम लेकर बात नहीं की। करते भी कैसे? बहुत बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े कायद हमारे कौम में पैदा हुए, लेकिन किसी कायद ने वो हिम्मत और जुर्रत नहीं दिखाई कि वो कायद बनकर आता और ये कहता कि मैं कायद भी हूं और मैं तुम्हारे लिए पार्टी भी लाया हूं। मेरे दोस्तों, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद आए, जब गुलाम नबी आजाद आए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, डॉक्टर सलमान खुर्शीद आए, आपके पास आए, कौम का वास्ता दिया, वोट किसके लिए मांगा? वोट कांग्रेस के लिए मांगा। आजम खान साहब आए, कौम का वास्ता दिया, वोट मांगते रहे समाजवाद के। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए, कौम का वास्ता दिया, वोट किसके लिए मांगा? बहुजन समाज पार्टी के लिए। कभी आपके लिए वोट नहीं मांगा, मैं आज आपके लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं आज बैरिस्टर साहब की आवाज पर आपके लिए आपका वोट मांगता हूं, आपकी कौम के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके आने वाले कल के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के तालीमी निजाम के लिए मैं आपके लिए आपका साथ मांगता हूं। देंगे आप लोग मुझे अपना साथ? आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लोग इकट्ठे होकर मेरे साथ आ गए, यकीन जानिए बहुत दिन दूर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव आपके बीच में है, सिर पर है, आप मार्च में डिक्लेयर हो जाएगा कि अप्रैल में चुनाव है। और जिला पंचायत के चुनाव में अगर आपने मजलिस का डंका बजा दिया, आपने उसे वोट किया जिस बैनर के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन का फोटो होगा, आपने उसे वोट किया
जिस बैनर के ऊपर आपके इस भाई, आपके इस बेटे का फोटो होगा, तो यकीन जानिए आपकी आवाज मैं इसी साल में, इस 2021 के अंदर आपकी आवाज उत्तराखंड में बुलंद कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। बस गुजारिश ये है कि आप अपने मनमुटाव, आपसी भेदभाव, अपना इख्तिलाफ सब दरकिनार रख दीजिए और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले कल के लिए गौर कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं दोबारा, आने वाला कल बहुत अच्छा नहीं है। जिन लोगों के लिए हम लोगों से वोट की भीख मांगते थे, जिन लोगों के लिए हम अपना तेल खर्च करते थे, अपनी हक और हलाल की कमाई खर्च करते थे, वो पार्टी के एमपी, वो पार्टी के एमएलए सदन में मौजूद होते हैं और आपके खिलाफ कानून पास होता है और उनकी आवाज नहीं निकलती, वो खामोश रहते हैं। मेरे दोस्तों, अब आपकी आवाज को सदन के अंदर, आपकी आवाज को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने के लिए एक मर्द मुजाहिद आ गया इस मुल्क के अंदर, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो पार्लियामेंट में जब खड़ा होता है, जब पार्लियामेंट में बात करता है, तो 543 के ऐवान में 542 उनका मुंह देखते हैं, 542 समझने की कोशिश करते हैं कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, टीवी चैनल के एडिटर, टीवी चैनल के एंकर ये कहते हैं कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदन में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कानून का प्रोफेसर कानून की पढ़ाई पढ़ा रहा हो और बच्चे 542 बच्चे कानून सीख रहे हो। ये कम बात नहीं है, ये मेरे और आपके लिए फक्र की बात है कि आज अल्लाह ने हमें एक ऐसा नायाब हीरा दिया कि जो खड़े होकर उन काबिल लोगों में, एमपी बनने के लिए बहुत काबिलियत की जरूरत होती है। हमारे 2 बार के एमपी यहाँ मौजूद हैं, बहुत काबिल शख्स है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मालूम है इस बात का कि एमपी बनने के लिए कितनी काबिलियत की जरूरत होती है, कितने जोश की जरूरत होती है, कितने धन की जरूरत होती है, कितनी तालीम की जरूरत होती है, और वहां सब तालीम याफ्ता लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं तो मेरे दोस्तों, मुझे और आपको फक्र है इस बात पर कि सब लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और कहते हैं कि सदन के अंदर हम इस शख्स की बात का विरोध करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो यही कहते हैं कि सच यही बोलता है, हक यही बोलता है, कानून की बात यही करता है। मेरे दोस्तों, वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और आपकी पार्टी मजलिस का कायद है। आप लोग अगर अब भी उसके साथ ना आए तो यकीन जानिए खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना आया हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। अगर हम अब भी बढ़ते रहे कौम के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, अगर हम अब भी बढ़ते रहे समाज के नाम पर, तो यकीन जानिए फिर हमारे सवाल को कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों, अब इकट्ठे होने का वक्त है, अब इत्तेहाद करने का वक्त है। अब उस पार्टी के झंडे के तले आ जाओ जिसका नाम ही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। और मुस्लिमीन है इसलिए है क्योंकि मुस्लिमीन जो होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो अपने वतन से मोहब्बत करता होगा। जो सच्चा मुसलमान होगा अपने वतन के लोगों से मोहब्बत करता होगा। जो सच्चा मुसलमान होगा उसके यहाँ बड़ाई और छोटा कुछ नहीं होता। जो सच्चा मुसलमान होगा उसके यहाँ छूत अछूत कुछ नहीं होता। जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने मुल्क के रहने वालों से मोहब्बत करेगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। इसलिए इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमारा मकसद एक आवाज बनना है, और वो आवाज जो हक की आवाज हो, वो आवाज जो मजलूम को पता चले कि ये हमारे साथ है और जालिम को एहसास कराए कि ये जालिम के खिलाफ है, वो आवाज बनना है। और वो आवाज आप तब बनोगे जब इकट्ठे हो जाओगे, जब इत्तेहाद दिखाओगे, जब इकट्ठे होकर किसी का सामना करोगे, जब हक बनकर अपने आप को पेश करोगे तो बातिल अपने आप भागेगा। ये कुरान का फैसला है कि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। तो हक बनकर पेश हो जाओ और बातिल को भगाओ यहाँ से। मेरे दोस्तों, सियासत की इस दुनिया में मजलिस हक है। हम लोगों ने सबको देख लिया। अभी 2019 का चुनाव हुआ, पिछले साल लोकसभा का सहारनपुर से उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, वहां पर गठबंधन हुआ समाजवादी का और बहुजन समाज पार्टी का।
तमाम मुसलमानों ने इसलिए वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमारी दुश्मनी हर उस पार्टी से है जो इस मुल्क की एकता और अखंडता को कायम न रहने दे। हमारी पार्टी हर उस पार्टी से है जो मजलूम पर जुल्म करे और जालिम का साथ दे। हमारी हर उस आदमी से, हर उस सियासी पार्टी से हमारी लड़ाई रहेगी। हम मजलूम का साथ देंगे, हम किसानों के साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों, हमारे सहारनपुर में आपने देखा समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। एमपी साहब आए, हाजी फजलुर रहमान साहब, सारा मुसलमान इकट्ठा हुआ, सबको भूल गए और उन्हें इकट्ठे होकर वोट दिया। दलित समाज का वोट भी उन्हें मिला और वो जीत गए। मेरे दोस्तों, बिजनौर से मलूकनगर आए, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल लेकर हमने उन्हें वोट दिया, मलूकनगर जीत गए। उससे आगे चलो, मुरादाबाद पहुंचो, एसटी हसन आए, समाजवादी का टिकट लेकर हमने उन्हें वोट दिया, वो जीत गए। अमरोहा आ जाओ, उमर दानिश को वोट दिया, वो जीत गए। संभल आ जाओ, शफीकुर रहमान साहब को वोट दिया, वो जीत गए। रामपुर आ जाओ, आजम खान साहब को वोट दिया, वो जीत गए। और जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, जब एनआरसी पर डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एमपी बहुत खुश हुए थे हम जब सहारनपुर की जीत हुई? बहुत खुश हुए थे जब मुरादाबाद में जीत हुई, जब बिजनौर में जीत हुई, संभल में हुई, रामपुर में हुई। हम इसलिए खुश हुए थे कि हमने बीजेपी को हरा दिया और हमारा आदमी जीत गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जब एनआरसी किसी और के लिए नहीं है, एनआरसी पहले आपके लिए होगा, फिर इन लोगों के लिए होगा। पहले गला मेरा और आपका कटेगा, उसके बाद इनका नंबर आएगा दलित समाज का। ये इतने मुसलमान 25 एमपी बैठे थे, क्यों खामोश रहे? क्यों इनकी आवाज नहीं निकली? क्यों इन्होंने सदन में बात नहीं रखी? क्यों? आप सवाल कीजिए उनसे। जो कांग्रेस के भी एमपी थे, बहुजन समाज पार्टी के भी एमपी थे, समाजवादी के भी एमपी थे और मुसलमान भी थे। तो हमारे विधायक यहाँ भी हैं सदन के अंदर, उन्होंने भी मुद्दा नहीं उठाया एनआरसी का। क्यों नहीं उठाया उन्होंने मुद्दा? इसलिए जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं उठाया मेरे दोस्तों, क्योंकि वो जिस मकान से आए थे वो मकान किराए का मकान है, वो उनका जाती मकान नहीं है। और जाती मकान जिसके पास नहीं होता, किराएदार वही बोलता है जो मकान मालिक कहता है। बहुजन समाज पार्टी में रहिए, मकान मालिक नहीं हो। कांग्रेस में रहिए, मकान मालिक नहीं हो। समाजवादी में रहिए, मकान मालिक नहीं हो। मजलिस में आ जाइए, मकान मालिक बन जाइए और किराएदारी का अपने ऊपर से ठप्पा हटा दीजिए किराएदारी का। अब हम किराएदार नहीं हैं, अब हम मजलिस के मकान मालिक हैं। हमारी पार्टी हमारे पास मौजूद है। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज तक इस मुल्क के अंदर हम लोग एक सवाल करते थे। जब हमें कोई हमारा ब्राह्मण भाई मिलता था तो हम उससे पूछते थे कि तुम कौन सी राजनीतिक पार्टी है तुम्हारी, तो वो कहता था कांग्रेस है। जब बनिए से ठाकुर से मिलते थे तो उनसे पूछते थे आपकी पार्टी कौन सी है, तो वो कहते थे बड़े फक्र के साथ